नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है शब्द शक्ति। तो आज हम शब्द शक्ति के बारे में शॉर्ट ट्रिक के रूप में जानेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, उस तरह से इसको जानेंगे कि मतलब अभी जैसे परीक्षा नज़दीक, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल शायद परीक्षा है 26 तारीख को हिंदी की। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से क्या है, इसमें मैंने सभी उदाहरणों को दिए है और बहुत ही छोटे रूप में ये लिखा हुआ इसलिए है ताकि आपको बहुत ही कम समय के अंदर मतलब संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मैंने प्रयास किया, क्योंकि शब्द शक्ति से संबंधित क्या है कि 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं। पहले का याद किया होता है वो भी दिमाग से निकल जाता है। तो ये एक प्रकार की शॉर्ट ट्रिक है शब्द शक्ति की हम बात करते हैं तो शब्द का अर्थ बताने वाली जो शक्ति होती है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का अर्थ बताने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब शब्द का अर्थ बताने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं, ये तो ठीक है, साधारण सी परिभाषा है और हमारे समझ में भी आ गई। लेकिन कैसे कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार में जो कोई भी शब्द है उन सभी का कोई न कोई अर्थ है, क्योंकि जिस भी शब्द का हमने निर्माण किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हम उसके माध्यम से कोई न कोई अर्थ जानना चाहते हैं। अब जो शब्द के माध्यम से हमें अर्थ ज्ञात होता है वो क्या है, 3 प्रकार का रहता है। वो क्या रहता है, 3 प्रकार का रहता है जिसके माध्यम से हमें उसका अर्थ ज्ञात होता है। तो इस आधार पर हमने इस शब्द शक्ति को क्या किया है, 3 भेदों में बांटा है। इसके 3 भागों में बांटा है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बीच में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि शब्द शक्ति के लिए जो विश्वनाथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। विश्वनाथ जो है उन्होंने अपनी रचना साहित्य दर्पण में शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अपनी रचना में शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और मम्मट ने किसका प्रयोग किया है, व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए, शब्द शक्ति का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब मैं अर्थ की बात कर रहा था कि शब्द का जहां साधारण अर्थ ज्ञात होता है, किसी भी शब्द का जहां साधारण अर्थ ज्ञात होता है कि जैसा वो रूढ़ है वैसा का वैसा ही अर्थ, या प्राचीन समय से हम जिसका जो अर्थ मानते जा रहे हैं वही जो अर्थ रहता है, तो उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लेकिन अभिधा से हटकर, साधारण अर्थ से हटकर उससे संबंधित कोई अन्य अर्थ जब ज्ञात होता है, साधारण अर्थ से हटकर कोई अन्य अर्थ जब ज्ञात होता है तो उसे हम लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। और जब साधारण अर्थ और उससे संबंधित अर्थ, साधारण अर्थ क्या होता है, शब्द का साधारण अर्थ, और फिर शब्द से संबंधित अन्य अर्थ, साधारण अर्थ की बजाय उससे संबंधित उसका अन्य अर्थ, और जब अन्य अर्थ की बजाय जब तीसरा ही अर्थ व्यक्त होता है तो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जो शब्दों में निहित नहीं है उससे अलग ही अर्थ हमें ज्ञात होता है, न उससे संबंधित होता है, तब हम उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अब इन शब्द शक्ति की बात करते हैं तो जो शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं। इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि जैसे ये देखते हैं कि वाचक शब्द, अभिधा शब्द शक्ति में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। इस वाचक शब्द से जो अर्थ निकलते हैं उन्हें हम वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधार्थ, साधारणार्थ ये कहते हैं। तो अब यहां भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्या है महत्वपूर्ण बात? महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वाच्यार्थ किस शब्द शक्ति में ज्ञात होता है, या वाच्यार्थ हम किस शब्द शक्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही हम वाच्यार्थ की बात करते हैं तो हमारा जो है मतलब हमारे दिमाग पर परीक्षा के समय हमारा जो मस्तिष्क है उस पर बहुत अधिक दबाव रहता है, और उसके साथ साथ भावनाओं का बड़ा दबाव रहता है। तो भावनाओं से तात्पर्य हमारे दिल पर भी दबाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वाच्यार्थ पूछा जाता है अचानक से हमारे दिमाग में क्या नाम आ जाता है, व्यंजना नाम आ जाता है और हम गलत कर बैठते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने ध्यान रखना है प्रमुख मतलब विशेष रूप से
कि वाचक शब्द, अभिधा में जो शब्द होता है उसे हम वाचक कहते हैं, और उससे जो अर्थ ज्ञात होता है वो होता है वाच्यार्थ। उसके अलावा मुख्यार्थ और अभिधार्थ, ठीक है, ये हमें अर्थ ज्ञात होते हैं। अभिधा के अंतर्गत क्या होता है, शब्द जो होता है 3 प्रकार के शब्दों से हमें अर्थ ज्ञात होता है। शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनकी निर्माण प्रक्रिया का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी निर्माण प्रक्रिया का हमें ज्ञात नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम उसे रूढ़ि के कारण या प्राचीन समय से हमें उसे वैसा का वैसा ही मानते आ रहे हैं। जैसे हम गाय कहते हैं तो हमें गाय का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हम गाय को गाय कहते आ रहे हैं, हम गाय को कभी पानी, जल या भैंस नहीं कहते। भैंस को भैंस कहते आ रहे हैं, पानी को पानी कहते आ रहे हैं, पहाड़ को पहाड़ कहते आ रहे हैं। ये शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है तो वो चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे हमने गाय कहा तो गाय का चित्र, जैसे हमने भेड़ कहा तो भेड़ का चित्र, जैसे हमने पहाड़ कहा तो पहाड़ का, आकाश कहा तो आकाश का चित्र, नदी कहा तो नदी का चित्र, किताब कहा तो किताब का, पुस्तक कहा तो पुस्तक का, इस तरह से हमारे सामने वो चित्र उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे जो शब्द है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हमने क्या किया कि उन्हीं रूढ़ शब्दों के योग से हमने कुछ शब्द और बना लिए, उन्हें हमने कहा यौगिक शब्द, ठीक है। उन्हें हमने क्या कहा, यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे रसोईघर हो गया, विद्यालय हो गया, रेलगाड़ी हो गया, इनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो 2 शब्दों के योग से बने हैं, जो 2 शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन 2 शब्दों के योग से बनने से उनके अनेक अर्थ बन गए हैं, लेकिन अनेक अर्थों में से उनका एक अर्थ जो है वो रूढ़ हो गया, इसलिए उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, क्योंकि वो यौगिक भी है और वो रूढ़ भी है। जैसे हम लंबोदर की बात करें तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका लंबा उदर है, बड़ा पेट है, वो सभी लंबोदर होने चाहिए, लेकिन हम सब के लिए लंबोदर नहीं कहते हैं। जैसे ही लंबोदर कहते हैं तो लंबोदर जो शब्द है यौगिक शब्द होने के बावजूद वो किसके लिए रूढ़ हो गया, वह रूढ़ हो गया है गणेश के लिए, वह रूढ़ हो गया। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, अभिधा शब्द शक्ति में आते हैं। हम अभिधा शब्द शक्ति की बात करते हैं तो कुछ उदाहरण बता देता हूं अभिधा शब्द शक्ति के, कि जिसमें क्या होता है कि साधारण अर्थ ज्ञात होता है। साधारण अर्थ से तात्पर्य कि गाय घास चर रही है और पक्षी उड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो आ रहा है, संजय पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसे साधारण अर्थ भी पढ़ा जिसका जो रूढ़ अर्थ है वही ज्ञात होता है, तो वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। उसके कुछ उदाहरण है, उदाहरण मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को यह ज्ञात रहे कि कौन से उदाहरण है। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसके बाद में जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो हम आपको बताऊंगा कि किस प्रकार परीक्षाओं में, पूर्व की जो परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये मैं इस ट्रिक के बाद, ट्रिक क्या है थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में मैं आपको इस शब्द शक्ति के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से है, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है। फिर मैं कहीं भूल ना जाऊं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि इस स्क्रीनशॉट 3 स्क्रीनशॉट रहेंगे आपके, 3 स्क्रीनशॉट में आप पूरी की पूरी शब्द शक्ति जान जाएंगे। पहला अभिधा का रहेगा, दूसरा लक्षणा का रहेगा और तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति का स्क्रीनशॉट रहेगा। 3 स्क्रीनशॉट लोगे और 3 स्क्रीनशॉट में आप पूरी शब्द शक्ति जान जाओगे, और ज्यादा से ज्यादा ये 10 मिनट का कार्य है। इसमें कौन सा उदाहरण है कि सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दूसरा है मोर मुकट कटिकाचनी कर मुली उर्माल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। ये कुछ उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके अलावा कनक कनकते सोगुनी, अर्थात यमक अलंकार के जो भी उदाहरण रहते हैं वो लगभग किस में रहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति में रहते हैं। कनक यमक अलंकार के क्यों रहते हैं कि यमक अलंकार में हम क्या करते हैं, जैसे कनक कनक, कनक कनक 2 शब्द आया लेकिन दोनों बार उनके जो अर्थ है वही आए हैं। तो जो साधारण अर्थ है वही, कनक का साधारण अर्थ क्या होता है, कनक का साधारण अर्थ क्या होता है, स्वर्ण अर्थात सोना, और कनक का दूसरा साधारण अर्थ क्या मान सकते हैं, धतूरा। तो जो साधारण अर्थ मतलब इनके अनेकार्थ शब्द होते हैं, तो जो अनेकार्थ होते हैं उनके जितने मर्जी अर्थ हो वो सभी के सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो क्या रहेगा, यमक अलंकार भी लगभग अभिधा शब्द शक्ति में ही आते हैं। तो कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगर वा पाए बोराए। उसके अलावा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है,
ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मतलब जो 3 बार खाती थी वो अब 3 बेर खाकर ही काम चला रही है। सारंग ले सारंग चली सारंग पुग्यो आए, दिवस का अवसान समीपता गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर ती अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये उदाहरण है, मैं आपको सिर्फ उदाहरण बताना चाहता हूं, विस्तार से आपको नहीं बताना चाह रहा हूं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, मतलब ऐसे उदाहरण अगर आ जाए तो आप उसमें अभिधा शब्द शक्ति निसंकोच कर सकते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला की पंक्ति है, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे आप ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसके माध्यम से आपको याद हो जाएंगे, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 2-2 पंक्तियां याद कर लीजिए, उससे आपको ये उदाहरण भी याद हो जाएंगे, जिससे ये जैसे जैसे उदाहरण आएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। उसके अलावा अभिधा के जो अन्य भेद है कुछ पुस्तकों में ये बताया गया है, विशेषकर रामचंद्र तिवारी जी की जो पुस्तक है उसमें भी ये बताया गया है। व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक अभिधा का भेद है, जातिवाचक भी अभिधा का भेद है, गुणवाचक भी है, क्रियावाचक भी है, अर्थात ये सभी जो शब्द होते हैं ये जो शब्द जिसमें आते हैं वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी शब्द शक्ति का भेद है लक्षण शब्द शक्ति, और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की मतलब प्रशंसा करते हुए देव कहते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, उल्टी कहत नवीन। तो कहने का तात्पर्य कि देव ने इसके माध्यम से अभिधा को उत्तम काव्य कहा है, जिसमें अभिधा का प्रयोग होता है वही उत्तम काव्य है। किसने कहा है? देव ने कहा है। तो ये अभिधा के बारे में। लक्षणा का जो शब्द होता है जिसके माध्यम से हमें उसके बारे में अर्थ ज्ञात होता है, जो अर्थ ज्ञात होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। व्यंजना में जो शब्द होता है जिसका हमें अर्थ ज्ञात करना होता है वो व्यंजक कहलाता है, और उससे जो अर्थ प्राप्त होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। अब साधारण सी परिभाषा है कि जिसके माध्यम से, ठीक है ना, हमें वाच्यार्थ ज्ञात हो, या वाच्यार्थ के माध्यम से जब हमें शब्द का अर्थ ज्ञात हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, और लक्ष्यार्थ के माध्यम से जब शब्द का अर्थ ज्ञात हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, और व्यंग्यार्थ के माध्यम से जब शब्द का अर्थ ज्ञात हो तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो इस तरह से ये है। अभी मैंने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में बताया है, अभी हम देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की जब हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा अर्थात मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंधित जब अन्य अर्थ ज्ञात होता है तो हमें उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण मैंने एक लिखा है, आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ही स्क्रीनशॉट में पूरी लक्षणा शब्द शक्ति और उसके सभी के भेद आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। गंगा पर घर है, मतलब इसके माध्यम से क्या कहा जाता है कि लक्षण, गंगा लक्षार्थ, मतलब लक्षण के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं कि जो रचनाकार है, जो वक्ता है, वो क्या कहना चाह रहा है, जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है कि गंगा पर घर है। गंगा पर घर के माध्यम से, गंगा पर घर तो किसी का हो नहीं सकता क्योंकि वो तरल पदार्थ है, गंगा पर नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य क्या है कि गंगा के किनारे घर है, गंगा के किनारे घर है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य रहेंगे वो किस में रहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति में रहेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति मतलब हम लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द का अर्थ ज्ञात करते हैं वो 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक तो रूढ़ि के माध्यम से, एक प्रयोजन के माध्यम से। रूढ़ि के माध्यम से मतलब प्राचीन समय से जो किसी शब्द का अर्थ चला आ रहा है, प्राचीन समय से किसी शब्द का जो अर्थ चला आ रहा है हम उसे वही ज्ञात करते हैं, तो वो आ जाता है रूढ़ा लक्षणा। फिर हम बात करते हैं प्रयोजनवती लक्षणा, तो उसमें हम स्वयं प्रयोजन अर्थात किसी उद्देश्य के लिए किसी शब्द का विशेष रूप में जब प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। कैसे कि जैसे जो रूढ़ा लक्षणा है उसके अंदर देखो, जैसे मैंने लिखा कि राजस्थान वीर है,
क्या लिखा मैंने कि राजस्थान वीर है, अर्थात राजस्थान वीर तो नहीं होता, राजस्थान तो एक भौगोलिक प्रदेश है, तो राजस्थान के लोग वीर है, अर्थात लक्षण उससे संबंधित, मतलब अभिधा से संबंधित अन्य अर्थ ज्ञात हो रहे हैं। अगर यहां लिखा होता कि संजय वीर है, यहां लिखा होता संजय वीर है, तो यहां हो जाती अभिधा शब्द शक्ति, लेकिन राजस्थान वीर है तो यहां क्या हो गया, रूढ़ा लक्षण होगी। ये एक रूढ़ी है, पूर्व काल से हम जान रहे हैं कि राजस्थान वीर है, हम प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं कि राजस्थान के लोग जो है वो वीर होते हैं। रूढ़ लक्षणा के क्या भेद है कि इसका कोई भेद नहीं होता, इसकी विशेषता है कि इसका कोई भेद नहीं होता। लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग होता है, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग होता है कैसे, जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। इसके अलावा जो लोकोक्ति एवं मुहावरे होते हैं वो सभी किस में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा बहुब्रीहि समास का भी प्रयोग होता है। जैसे हम पंकज की बात करें, पंकज क्या है, पंकज अर्थात जो पंख में जन्म ले, अर्थात जो कीचड़ में जन्म ले। क्या कीचड़ में जन्म लेने वाले सभी, जो भी कीचड़ में जन्म लेता है, क्या उसे हम पंकज कहते हैं, नहीं कहते। ये शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है, जो किसके लिए रूढ़ हो गया है, पंकज अर्थात कमल के लिए रूढ़ हो गए। पंकज हम किसे कहेंगे, कमल को कहेंगे। इस प्रकार बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण होते हैं वो लगभग किसमें आते हैं, रूढ़ लक्षण में आते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं, पंजाब लड़ाका है, रूढ़ी के कारण हम क्या कह रहे हैं, पंजाब को लड़ाका है। राजस्थान वीर है, ये भी रूढ़ी के कारण है। राजेश तो ऊंट है, ऊंट है। अब ऊंट क्या है, ये भी रूढ़ी है। कैसे रूढ़ी है कि ऊंट शब्द का हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब हम ऊंट शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य यही होता है कि वह व्यक्ति जो है क्या है, वह व्यक्ति जो है क्या है कि बहुत अधिक लंबा है। ऊंट शब्द का प्रयोग हम हद से अधिक बड़े हुए लंबे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह भी एक प्रकार की रूढ़ी है। इसके अलावा पंकज हुआ, लंबोदर हुआ, ठीक है, जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ये रहते हैं रूढ़ा लक्षणा। और रूढ़ा लक्षणा का कोई भेद नहीं होता, ये विशेष रूप से। अब हमारे पास आता है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या रहता है, कोई प्रयोजन रहता है। इसकी हम बात करें तो इसको उदाहरण जैसे पुलिस देखकर चोर चौकन्ना हो गया, पुलिस देखकर चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना चार कानों का कैसे हो सकता है, लेकिन चार कानों का होने से तात्पर्य यह है कि सचेत हो गया। क्या हो गया, सचेत हो गया। इसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य निहित है कि हम कहना चाह रहे हैं कि चोर जो है वो सचेत हो गया। तो ये प्रयोजनवती लक्षण है। गंगा पर घर है, मतलब गंगा के किनारे घर है, तो ये क्या हो गया, प्रयोजनवती लक्षण हो गया। हम बताना चाह रहे हैं कि उसका घर जो है वो गंगा के किनारे है, इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहा। प्रयोजनवती की बात करते हैं तो उसके दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। प्रयोजनवती की जब हम बात करते हैं तो प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद कहलाते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। जब आपसे पूछा जाए कि लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य भेद कौन से हैं, मुख्य भेद ये उपभेद है, मुख्य भेद अगर पूछ लिया जाए तो दो ही कहलाएंगे, कौन से, रूढ़ा और प्रयोजनवती। अगर लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य भेद पूछे जाए तो दो ही माने जाएंगे, रूढ़ा और प्रयोजनवती। रूढ़ा का कोई भेद नहीं होता और प्रयोजनवती लक्षणा के आगे उपभेद होते हैं। कौन कौन से, दो होते हैं, गौणी और शुद्ध लक्षणा। गौणी लक्षणा में क्या रहता है, सादृश्य संबंध रहता है, और शुद्ध लक्षणा में क्या रहता है, सामीप्य संबंध रहता है। मतलब गौणी लक्षणा में क्या रहता है, सादृश्य, मतलब सामने सामने जो गुण दिखाई देता है, सादृश्य सामने गुण दिखाई देता है, उसके आधार पर हम ये मतलब अंदाज लगाते हैं कि वो क्या है, उसके अर्थ का अंदाज लगाते हैं, ठीक है। और जो समीप्य शुद्ध होती है उसमें समीप्य रहता है, समीप रहता है उसके माध्यम से जो भी हम अर्थ ज्ञात करना चाहते हैं वो समीप रहता है, उसके माध्यम से हम अर्थ ज्ञात करते हैं। जैसे रमेश हाथी है तो ये सादृश्य है, रमेश हाथी है, तो क्या कोई व्यक्ति हाथी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो रमेश हाथी होने से तात्पर्य हमारे सामने वो दिखाई दे रहा है कि रमेश जो है वो बहुत अधिक मोटा है या विशालकाय शरीर का धनी है, इसलिए उसको हाथी कहा गया है। सादृश्य संबंध मतलब हाथी में देखने में जो गुण दिखाई देते हैं वही उस रमेश में दिखाई दे रहे हैं, दोनों बहुत विशालकाय शरीर के धनी है, तो ये क्या हो गया, सादृश्य संबंध हो गया। तो रमेश हाथी है, ठीक है। तो इस प्रकार के जिसमें सादृश्य संबंध रहेगा कि किसी के साथ जो सादृश्य संबंध रहेगा वो क्या रहेगा, किसमें रहेगा, गौणी लक्षणा में। शुद्ध लक्षणा की बात करते हैं तो इसमें सामीप्य। इसका एक दोहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है
पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आंचल और दूध का सामीप्य संबंध, मतलब साफ पास होने से आंचल के माध्यम से समीप्य संबंध बताया गया कि आंचल के समीप ही दूध रहता है। जो शुद्ध लक्षण है समीप्य संबंध रहता है। अब हम आते हैं गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा के दो भेद किए गए, सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा और साध्यवसाना, सारोपा में क्या रहता है, उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं, और साध्यवसाना में केवल उपमान रहता है। सारोपा में क्या रहता है, उपमेय और उपमान, और साध्यवसाना में केवल उपमान रहते हैं। मतलब आपने देखा कि गौणी लक्षणा है उसमें क्या है, उपमेय और उपमान दोनों है। अर्थात गौणी लक्षणा में क्या रहेगा, अगर उपमेय उपमान दोनों हो तो भी वो गौणी लक्षणा होगी, और अगर केवल उपमान होगा तो भी वो गौणी लक्षणा होगी। क्यों? क्योंकि ये उसी के भेद है। अब क्या होगा, सारोपा में क्या होगा, उपमेय उपमान दोनों होंगे। कैसे? राधा चंद्रमुखी है तो राधा चंद्रमुखी है, यहां राधा क्या है, राधा चंद्रमुखी है, तो चंद्रमा क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है। राधा का जो मुख है वो तो उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो उपमेय और उपमान दोनों है। उसके बाद आता है उदित उदयगिरि मंच पर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल मतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल मतंग, विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये पद भी आप याद कर लेना किसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल मतंग, रघुवर जो श्री कृष्ण है वो बाल मतंग के समान, बाल सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उपमेय और उपमान जहां दोनों होंगे, उपमेय भी दे रखा है रघुवर बाल, उदित उदयगिरि मंच, उदयगिरि अर्थात उदयगिरि हिमाचल पहाड़, उदयगिरि जो पहाड़ है जहां से उदय होता है सूर्य का, तो वो पहाड़ है, उसके समान क्या दिखाई दे रहा है, मंच, मंच के समान बताया गया। तो उपमेय भी है और यहाँ उपमान भी है। जहां उपमेय और उपमान दोनों हो वहां कौन सा अलंकार होता है, सारोप, सॉरी अलंकार नहीं, सारोपा शब्द शक्ति रहती है। कौन सी? सारोपा शब्द शक्ति। सारोपा शब्द शक्ति किसका भेद है, गौणी लक्षणा का। अब आती है दूसरी साध्यवसाना। साध्यवसाना में क्या रहता है, केवल उपमान रहता है कि चंद्रमा हंस रहा है, चंद्रमा हंस रहा है, चंद्रमा हंस रहा है, मतलब या तो चंद्रमा है, हमने उस स्त्री को या नायिका को सीधा चंद्रमा कह दिया, ठीक है, और या हमने उसके मुख को सीधा ही चंद्रमा कह दिया। तो यहां क्या है, केवल उपमान है। चंद्रमा जो है वो केवल उपमान है, उपमेय जो मुख है या जो नायिका है उसका प्रयोग यहां नहीं हुआ। तो जहां केवल उपमान का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा, साध्यवसाना। उसके अलावा कनकलता पर चंद्रमा, कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण, कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष दो बाण। तो ये भी क्या है, कनकलता, कनकलता मतलब स्त्री को कहा गया है, और उस पर क्या, कनकलता पर चंद्रमा, कनकलता पर चंद्रमा मतलब चंद्रमा मुख को कहा गया है। तो मतलब उपमेय का प्रयोग नहीं किया गया, न तो कनकलता उस स्त्री नायिका का वर्णन किया गया है, नाम लिया गया मतलब उपमेय का, और ना चंद्रमा अर्थात मुख का नाम लिया गया है, ठीक है ना। तो यहां क्या रहा, उपमेय का प्रयोग किया गया है। बांधा था विदु को किसने, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा है हीरो से। ये पद आप याद कर लेना, ठीक। अब आता है शुद्ध लक्षणा। शुद्ध लक्षणा की बात करते हैं तो उसके दो भेद है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा में क्या रहता है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों साथ रहते हैं, मुख्यार्थ भी रहता है और लक्ष्यार्थ अर्थात अभिधेयार्थ भी रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह, इसको यहां से यहां लेके जाएंगे इसकी विशेषता के रूप में कि लक्षणा शब्द शक्ति में साधारण अर्थ से भिन्न या वाच्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ जब ज्ञात किया जाता है, एक बात। दूसरा, लक्षणा शब्द शक्ति में साधारण अर्थ भी निहित रहता है। लक्षणा शब्द शक्ति में साधारण अर्थ भी निहित रहता है। ये यहां क्या गया है, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ अर्थात अभिधा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति में अभिधा शब्द शक्ति भी निहित रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कहां निहित रहती है, वो यहां रहती है उपादान लक्षणा में, उपादान शुद्ध लक्षणा में। तो क्या रहता है इसमें, मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ रहता है। इसके क्या उदाहरण है कि पगड़ी की लाज रखिए, पगड़ी की लाज रखिए, यही उदाहरण होते हैं। कुछ एक उदाहरण है वो याद कर लेना, पगड़ी की लाज रखिए, पगड़ी की लाज रखिए। इससे तात्पर्य क्या है, मुख्यार्थ भी है कि पगड़ी की भी लाज रखनी है। मुख्यार्थ क्या है
कि पगड़ी की अर्थात जो पगड़ी है उसकी लाज भी रखनी है। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ ये है कि हमारी इज्जत बनाए रखनी है, हमारा सम्मान भी बनाए रखना है, ये लक्ष्यार्थ हो जाता है। तो दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सम्मान बनाए रखना पगड़ी को फेंक देना, नहीं, बिना पगड़ी के लक्ष्यार्थ ज्ञात नहीं हो सकता। और जो पगड़ी का सम्मान बनाए रखना है वो क्या है? मुख्यार्थ है। और जो सम्मान बनाए रखना वो क्या है? लक्ष्यार्थ है। उसके अलावा क्या है? दो बंदूकों ने गांव लूटा। अब दो बंदूकों ने गांव लूटा तो ये क्या है? बंदूकों ने गांव लूटा, ये मुख्यार्थ है, क्योंकि बिना बंदूकों के गांव नहीं लूटा जा सकता था। लेकिन बंदूकों के माध्यम से लोगों ने गांव लूटा तो ये क्या है? लक्ष्यार्थ है, क्योंकि बंदूकों से तो गांव लूटा नहीं जा सकता, अकेली बंदूकें तो गांव नहीं लूट सकती। इसका मतलब क्या है? जैसे गंगा पर घर है तो गंगा पर घर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? गंगा के किनारे घर है। उसी तरह बंदूकें तो गांव नहीं लूट सकती, अर्थात बंदूकें किसके पास थी? डाकुओं के पास। तो ये लक्ष्यार्थ है कि डाकुओं ने गांव लूटा, ये लक्ष्यार्थ है। बंदूकों ने गांव लूटा, वास्तव में बंदूकें जरूरी थी, बिना बंदूकों के गांव तो लूटा नहीं जा सकता। तो क्या है? वो क्या है? मुख्यार्थ है। तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों साथ रहते हैं। लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है, ये मुख्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है? पुलिस आ रही है। उसी तरह हाथ पैर बचाकर काम करो। अब हाथ पैर बचाकर काम करो ये मुख्यार्थ है, लेकिन हाथ पैर बचाकर काम करो से लक्ष्यार्थ क्या है? कि संभल कर काम करो। हाथ पैर बचाकर काम, अब लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं कर सकते अकेला। लक्ष्यार्थ का मतलब ये है कि संभल कर काम करो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाथ पैर अंदर दे दो और कटवा लो, ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों जरूरी है, मुख्यार्थ भी जरूरी है, लक्ष्यार्थ भी जरूरी है। तो दोनों यहाँ है कि हाथ पैर भी बचाकर काम करना है और साथ में संभल कर भी काम करना है। मुख्यार्थ क्या है? हाथ पैर बचाकर काम करो, और लक्ष्यार्थ क्या है? कि संभल कर काम करो। उसके बाद आता है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें क्या रहता है? केवल लक्ष्यार्थ रहता है। जैसे उसने मन को बांध लिया। अब मन को कोई बांध सकता है? मन का कोई तात्पर्य नहीं है। उसने मन को बांध लिया अर्थात उसने अपने आप को क्या कहेंगे? नियंत्रण में कर लिया है, उसने अपने आप पर काबू पा लिया है, उसने अपने आप को वश में कर लिया है। इसका अर्थ ये रहेगा, केवल लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे। उसी तरह राजस्थान जाग उठा, तो राजस्थान जाग उठा, साथ साथ में राजस्थान तो नहीं जागेगा, अर्थात यहाँ क्या रहेगा? राजस्थान के लोग जो हैं वो जाग उठे। तो यहाँ कौन सा रहेगा? लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति रहेगा। अब इनके नाम हो रहे हैं। उपादान लक्षणा को क्या कहा गया है? अजहत स्वार्थ। अजहत स्वार्थ भी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गौर कर लें आप। अजहत स्वार्था कहा गया है, और जो लक्षण लक्षण है उसको जहत स्वार्था कहा गया। अजहत स्वार्था, अजहत का अर्थ होता है नहीं छोड़ा, अर्थात जिसने अपना मुख्यार्थ नहीं छोड़ा। अजहत स्वार्था, अजहत स्वार्था, अजहत स्वार्था। अजहत अर्थात जिसने अपना मुख्यार्थ नहीं छोड़ा। अजहत अर्थात जिसने अपना मुख्यार्थ नहीं छोड़ा, और जहत अर्थात जिसने अपना मुख्यार्थ छोड़ दिया हो, तो वो है लक्षण लक्षणा। तो ये थे हमारे शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति की जब हम बात करते हैं तो उसके दो भेद माने जाते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा का कोई भेद नहीं होता। रूढ़ा लक्षणा में लोकोक्ति व मुहावरे आते हैं, और इसके अंदर बहुब्रीहि समास भी आता है। लोकोक्ति व मुहावरे आते हैं, उसके अलावा बहुब्रीहि समास भी आता है, इसका कोई भेद नहीं होता। लेकिन जब प्रयोजनवती लक्षणा की बात करते हैं तो इसके दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। गौणी लक्षणा में सादृश्य संबंध रहता है, और शुद्ध लक्षणा में जो होता है वो सामीप्य संबंध रहता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। फिर जब हम गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा, गौणी लक्षणा की बात करते हैं, उसके दो भेद आते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा, पै मतलब उपमान, उपमेय और उपमान दोनों। सारोपा, पा मतलब उपमेय और उपमान दोनों। जिसमें उपमेय और उपमान दोनों होते हैं वो सारोपा, मतलब सारोपा सब कुछ, जिसमें सब कुछ से तात्पर्य दोनों, उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, वो होती है सारोपा। साध्यवसाना अर्थात जिसके अंदर केवल उपमान का प्रयोग होता है। अब आता है ये कौन सी थी? गौणी लक्षणा। गौणी के बाद आती है शुद्ध लक्षणा। शुद्ध के भी दो भेद किए गए हैं। शुद्ध के कौन कौन से दो भेद हैं? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, जिसमें मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों साथ में हो। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों साथ में हो वो उपादान लक्षणा, और जिसमें केवल लक्ष्यार्थ हो वो लक्षण लक्षणा। अब उपादान लक्षणा को क्या कहा गया? अजहत स्वार्थ। अजहत स्वार्थ अर्थात जिसने अपना मुख्यार्थ नहीं छोड़ा। अजहत जिसने नहीं छोड़ा हो, अर्थात जिसने अपना मुख्यार्थ नहीं छोड़ा हो। जहत स्वार्थ अर्थात जिसने छोड़ दिया हो, अपना मुख्यार्थ छोड़ दिया हो, केवल लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया हो। यह थी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। अब हम चलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति पर।
व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति की जब हम बात करते हैं ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति की बात करते हैं तो जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ ज्ञात होता है तो वो व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है, जिस शब्द के माध्यम से हम अर्थ ज्ञात करते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजक, और उस शब्द से जो अर्थ ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं व्यंग्यार्थ, उसे हम कहते हैं व्यंग्यार्थ। व्यंजना शब्द शक्ति की बात करते हैं तो उसे दो भेद किए गए हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना की जब हम बात करते हैं तो जहां शब्द के माध्यम से अर्थ ज्ञात हो वहां शाब्दी व्यंजना, और जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो या अर्थ के माध्यम से अर्थ ज्ञात हो या विशेष रूप से उसके बारे में हमें ज्ञान हो तो वो आर्थी व्यंजना होती है। तब आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, शाब्दी व्यंजना मतलब शब्द के माध्यम से। तो शाब्दी व्यंजना में क्या रहता है कि जो शब्द आपके पास आया है शब्द में ही चमत्कार रहता है, उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची अगर रख दिया जाता है तो हमें अर्थ ज्ञात नहीं होता। तीसरा अर्थ जो हमने ज्ञात करना है वो अर्थ हमें ज्ञात नहीं होता। तो जो शब्द चमत्कार रहता है वो उस शब्द में ही निहित रहता है। और फिर हम बात करें कि आर्थी व्यंजना की। आर्थी व्यंजना में ये रहता है कि अगर हम शब्द को बदल भी दें तो भी वही अर्थ निकलता है, उसलिए आर्थी व्यंजन होते हैं। शब्द के माध्यम से क्या रहता है कि शब्द के माध्यम से ही हम तीसरा अर्थ ज्ञात करते हैं, और आर्थी व्यंजना में क्या होता है शब्द के माध्यम से हमें अर्थ ज्ञात नहीं होता, ठीक है ना, शब्द के माध्यम से हमें चमत्कार ज्ञात नहीं होता, तीसरा अर्थ ज्ञात नहीं होता, उसका अर्थ जानेंगे तब हमें उसे तीसरा अर्थ प्राप्त होगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा बता दे, हो सकता है थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आ रहा हो सकता है मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको यह बात अच्छे से समझा दूं, ठीक है, इतनी कठिन भी नहीं है, ठीक है। शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के जब भेदों की बात करते हैं तो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं आर्थी व्यंजना के उदाहरण है और शाब्दी व्यंजना के भी इसके अंदर उदाहरण मैंने दे रखे हैं, आप देख सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा मूला शब्द शक्ति। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के दो भेद रहते हैं। अभिधा मूला अर्थात साधारण अर्थ के माध्यम से, अभिधा मतलब शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जब तीसरा अर्थ ज्ञात होता है तो उसे अभिधा मूला शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसके अंदर क्या उदाहरण है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वे वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहां वर्ष भानुजा जो शब्द आता है यह मैंने सिर्फ क्या किया है, यह मैंने यहां उदाहरण दिए हैं क्योंकि अपने को अभी विस्तार से याद करने का समय नहीं है, तो मैंने सिर्फ उदाहरण दे दिए। वर्ष भानुजा, तो वर्ष भानुजा यहां जो अर्थ है वो इसी के माध्यम से ज्ञात होता है। इसे हम जब कहेंगे कि वर्ष भानु जा, तो यहां आ जाएगा वर्ष भानु की पुत्री राधा। और जब हम कहेंगे वर्षभ अनुजा, अनुजा अर्थात छोटी बहन, वृषभ अर्थात बैल की छोटी बहन गाय, ठीक है। तो इसमें यहां वर्ष भानु में दो अर्थ निकल जाएंगे। वर्ष भानु की जब हम बात करेंगे तो वर्ष भानु में दो अर्थ निकल जाएंगे। हलदर की बात करेंगे तो हलदर में भी दो अर्थ निकल जाएंगे। एक तो हलदर होता है बैल और दूसरा हलदर है बलराम। तो यहां क्या है कि अगर हम इसके हलदर की जगह बैल रख देंगे तो चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। वर्ष भानुजा की तरह वर्ष शुता रख देंगे तो भी भेद मतलब अर्थ ज्ञात नहीं होगा, चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। तो ये शब्द के माध्यम से होता है, इसलिए यहां क्या कहते हैं, इसको अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, विशेष रूप से श्लेष अलंकार के जो उदाहरण है वो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना में रहते हैं कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो उदाहरण है ये सारे किस में रहते हैं,
ये रहते हैं अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना में। लक्षणा मूला में शाब्दी व्यंजना में क्या होता है कि आप लक्षण के माध्यम से, जैसे लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसके माध्यम से, जैसे आप तो निरे विशाख नंदन है, आप तो निरे विशाख नंदन है, विशाख अर्थात गधे और नंदन अर्थात पुत्र है, तो ये विशाख, आप तो निरे विशाख नंदन है, तो यहाँ क्या रहती है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अब हम करते हैं आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में क्या रहता है कि अधिकतर समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। हम वो जो शब्द है उसके माध्यम से अर्थ ज्ञात नहीं पाएंगे, जब हम उसका अर्थ ज्ञात करेंगे तब हम उसके बारे में जान पाएंगे कि क्या कह रहा है, वो शब्द हमें क्या कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक शब्द हमें कुछ न कुछ कहता है, लेकिन कुछ शब्द जो होता है उस शब्द को देखते ही हमें पता चल जाता है कि क्या कहता है। जैसे हमने कहा गाय, तो गाय को देखते हमें पता चल गया, साधारण अर्थ की बात करें तो हमें पता चला कि गाय क्या है, एक पशु है, चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। लेकिन क्या है कि वही शब्द, जैसे हमने यहाँ ये शब्द दे रखा है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम ही उचित तप मोकू भोगू, ठीक है, तो इसको पद को जब हम देखेंगे तो इसमें से ऐसा लगेगा कि सीता जो है वो कह रही है कि मैं सुकुमारी, ठीक है ना, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, भी मैं तो सुकुमारी हूं और नाथ मेरे पति श्री राम जो है वो वन के योग्य है, ठीक है, तुम्हें उचित तप, और तुम्हें जो है वो तप उचित है, तुम्हारे लिए भक्ति उचित है और मेरे लिए भोग उचित है। तो कहा तो ऐसे जा रहा है, लेकिन इसमें व्यंग्य क्या है, व्यंग्य ये है कि वो कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो वन में चले जाओ और मैं यहां महलों में बैठकर सुख भोगती रहूं, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो यहां तीसरा अर्थ निकलता है अर्थ के कारण। अगर शब्दों पर जाएंगे तो हमें अर्थ ज्ञात नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि आप तो जलेबी की तरह सीधे हैं, तो जलेबी की तरह कोई सीधा नहीं हो सकता, तो साधारण अर्थ हमें ज्ञात नहीं हो रहा। तीसरा अर्थ ज्ञात हो रहा है कि आप बहुत बदमाश हैं। फिर आता है संध्या हो गई। संध्या समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। संध्या हो गई, संध्या हो गई, इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। मतलब कोई गाय चराने वाली या गाय को चारा डालने वाला किसान है तो वो कहेगा कि मुझे गाय को चारा डालना है। कोई अगर आरती करने वाला व्यक्ति है तो वो सोचेगा कि हाँ मुझे आरती करनी है। संध्या हो गई का अर्थ ये निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति शाम को घर जाता है तो वो कहेगा हाँ मुझे घर जाना है। तो इस तरह से संध्या हो गई, इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। समय सूचक जितने, जैसे कहा 4 बज गए, अब जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, विद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो मैंने जैसे ही कहा 4 बज गए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 4 बज गए। मैंने कोई किसी को समय थोड़ी बताना है, आपने मुझसे समय थोड़ी पूछा। हाँ, अगर पूरा वाक्य हो कि संजय ने शिक्षक से पूछा कि सर समय क्या हो गया है, शिक्षक ने उत्तर दिया कि 4 बज गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है ना, कि किसान ने पूछा कि क्या हो गया है, तो पत्नी ने कहा कि संध्या हो गई है, तो क्या हुआ? तो यहां क्या होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी, समय सूचक शब्द। लेकिन जब हम सीधे कहते हैं तो कोई उसका कोई तीसरा अर्थ रहता है कि 4 बज गए। 4 बज गए का अर्थ क्या है? 4 बज गए का अर्थ यह होगा कि छुट्टी होने का समय हो गया है, कि छुट्टी का समय हो गया है। उसी तरह रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा खिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि रजनीगंधा खिल गई। लोगों ने मुझसे पूछा थोड़ी है, और मैं किस लिए बताऊंगा कि रजनीगंधा खिल गई। रजनीगंधा खिल गई, इसका तात्पर्य यह है कि आधी रात हो गई है। आधी रात को रजनीगंधा खिलता है, तो आधी रात हो गई है। तो यहां क्या रहता है? तीसरा ही अर्थ हमें ज्ञात होता है। और समय सूचक जो भी शब्द हो गए, संध्या हो गई है, सुबह हो गई है, 12 बज गए हैं, तो ये जो जितने भी समय सूचक जो भी शब्द होंगे वो सभी के सभी किस में आएंगे? आर्थी व्यंजना में आएंगे। किस में आएंगे? वो सभी के सभी आर्थी व्यंजना में आएंगे। आर्थी व्यंजना की बात करते हैं तो इसमें एक उदाहरण और है, मैं देख लेता हूं। आर्थी व्यंजना की जब हम बात करते हैं तो ये इसका एक उदाहरण और है, मैं यहाँ देख लेता हूँ अभी कि सगन कुंज छाया सुखद, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। ये आप इसी तरह से याद कर सकते हैं, इसी तरह से याद रख सकते हैं कि एक और उदाहरण की बात करते हैं तो सगन कुंज, ये पहले आ भी चुका है, आपको बता दूं परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सगन कुंज छाया सुखद, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वहे जात अजय या यमुना के तीर। ये याद रख लेना आप, आर्थी व्यंजना का उदाहरण है।
इसके अलावा क्या है, व्यंजना के कुछ विद्वानों ने कुछ और भी भेद किए हैं। वो है वस्तु व्यंजना, भाव व्यंजना और अलंकार व्यंजना। वस्तु व्यंजना, भाव व्यंजना और अलंकार व्यंजना। वस्तु व्यंजना की बात करते हैं कि जिसमें वस्तु के माध्यम से मतलब चमत्कार उत्पन्न हो, वहां वस्तु व्यंजना रहती है। भावों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां भाव व्यंजना, और अलंकार के माध्यम से रहे वहां अलंकार व्यंजना रहती है। जब हम वस्तु की बात करते हैं तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जब हम ये बात करते हैं तो यहां कौन सी होती है, वस्तु व्यंजना रहती है। और उसके अलावा उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, अंतर्विहित हुई। पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो यहां देखो वस्तु, पत्ता जो है उस वस्तु के माध्यम से व्यंजना व्यक्त की गई है। पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इससे तात्पर्य नहीं कि पत्ता नहीं हिल रहा है, पत्ते से कोई लेना देना नहीं है, पत्ता नहीं हिल रहा है। इसका तीसरा अर्थ हमें ज्ञात हो रहा है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। लेकिन इसमें प्रयोग किसका किया गया है, वस्तु का प्रयोग किया गया, इसलिए यहां क्या है, वस्तु व्यंजना है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उसके अलावा रहती है भाव व्यंजना। भाव व्यंजना में क्या है, जब जब पनघट जाऊं सकीरे, वह जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ पड़ती है इन निनन के नीर। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा एक आधी लाइन याद कर लें, इससे क्या है कि आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न लिखे हुए तो नहीं है, लेकिन मैं इस पुस्तक में है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। ये प्रश्न आया हुआ है 2018 में, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में आया हुआ है। क्या है प्रश्न कि लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सा कथन सही नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कौन कौन से कथन है, इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है कि वाच्यार्थ कौन सा होता है, अभिधा के माध्यम से साधारण अर्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ जो ज्ञात किया जाता है वो लक्षणा शब्द शक्ति में होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर आता है इसमें यह अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, बिल्कुल सही है। रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजन लक्षणा, ये अन्य अर्थ जो ज्ञात होता है या तो रूढ़ि के आधार पर ज्ञात होता है या फिर प्रयोजन के आधार पर ज्ञात होता है, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। फिर तीसरा जो अर्थ है, इस अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। इस अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि वाच्यार्थ से संबंध होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं किस में संबंध होता है, उपादान लक्षणा में। उपादान लक्षणा की जब बात आई थी, उपादान लक्षणा में क्या होता है, उपादान लक्षणा में मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ रहता है, मुख्यार्थ भी रहता है। तो ये गलत है। कहने से तात्पर्य है कि इस अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं रहता, ये गलत है, क्योंकि इस अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से भी संबंध रहता है। चौथा क्या है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों जो है इसके मुख्य भेद है। उसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा स्पेशल एजुकेशन जो थी 2018 में, उसमें प्रश्न आया था। कौन सा प्रश्न आया था वो भी बता देना चाहता हूं। शब्द शक्तियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। शब्द शक्तियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपने गलत कथन को चुनना है। पहला कथन क्या है, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है। जब लक्ष्यार्थ में क्या कह रहा है, जब लक्ष्यार्थ में क्या कह रहा है, लक्ष्यार्थ प्लस वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ प्लस वाच्यार्थ तब कौन सी होती है, लक्षण लक्षणा। तो आपको बता दूं ये पहला ही जो है वो गलत है, पहला ही कथन जो है वो गलत है, यही हमारा उत्तर है। क्योंकि लक्ष्यार्थ प्लस वाच्यार्थ जब होता है तो वहां होती है उपादान लक्षणा, वहां क्या होती है, उपादान लक्षणा। और जहां केवल लक्ष्यार्थ होता है, जहां केवल लक्ष्यार्थ होता है वहां होती है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, वहां होती है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा कथन क्या है, जहां शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता हो वहां आर्थी व्यंजना होती है। जहां शब्द बदल देने पर भी दूसरा अर्थ निकलता हो वहां आर्थी व्यंजन, बिल्कुल सही है। आर्थी व्यंजना में आप शब्द बदल दें
तो भी अर्थ निकल जाता है, लेकिन शाब्दी व्यंजना में शब्द बदल देने पर अर्थ नहीं निकलता है। तीसरा कथन है, योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति मतलब पुनः उत्पत्ति होती है, अर्थात वो दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अनेक अर्थों में से उसके लिए सिर्फ एक ही अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे लंबोदर शब्द है, वो दो शब्दों के योग से बना, लेकिन एक के लिए रूढ़ हो गया, किसके लिए? श्री गणेश के लिए। उसी तरह विद्यालय शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, विद्या और आलय, अर्थात जहां विद्या प्राप्त होती है, लेकिन ये सिर्फ विद्यालय के लिए, जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त की जाती है, उसके लिए रूढ़ हो गए। उसी तरह रसोई घर जो है, रसोई और घर, ठीक है ना, ये दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया। किसके लिए? रसोई घर के लिए। जहां रसोई घर स्पेशल बनने लग गया, जहां रसोई बनती है वहां उसके लिए नहीं होता। उसके बाद आता है, जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये प्रश्न आया हुआ है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 में। 2017 में इन्होंने क्या पूछा है? वही जो आखिर में मैंने बताया था, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वह जात अजो व यमुना के तीर। पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? याद कर लेना, किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आर्थी। आर्थी व्यंजना का प्रयोग हुआ है। इस शब्द शक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आर्थी व्यंजना का। ये थे वरिष्ठ अध्यापक में आने वाले प्रश्न। अभी मैं बताता हूं व्याख्याता में। व्याख्याता की जो भर्ती है, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2016 में, उसमें क्या पूछा गया? वही उदाहरण बार बार पूछते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इसमें कौन सा है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। कौन सा अर्थ है इसके अंदर? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना दिया गया है, ठीक है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। क्योंकि जैसे मैं बता ही चुका हूं कि वर्ष भानुजा और हलदर, इस शब्द के माध्यम से इनकी जगह अगर दूसरा अर्थ रख दिया जाए तो अर्थ ज्ञात नहीं होगा। तो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है, यहां शब्दों के माध्यम से अर्थ ज्ञात हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013। 2013 में क्या पूछा गया है? दो प्रश्न पूछे गए थे कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति, तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। मुख्यार्थ बाधित होने पर अर्थ अन्य अर्थ ग्रहण करना होता है, बिल्कुल सही है। फिर आता है अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है। वही बात फिर आ गई कि वाच्यार्थ का मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, लक्षण शब्द शक्ति में होता है। किस में होता है? उपादान लक्षणा में होता है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर दो भेद होते हैं, वही प्रश्न आ रहे हैं बार बार। फिर आता है निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित, व्यंजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अब देखते हैं। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है, बिल्कुल। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़कर जब तीसरा अर्थ ज्ञात होता है तो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, बिल्कुल व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से, व्यंजक से जो अर्थ ज्ञात होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित होती है, नहीं, ये गलत है। उत्तर हमारा ये, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित नहीं होती। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है, इसलिए उसके दो भेद भी किए गए हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, बिल्कुल। इस व्यंजना शब्द शक्ति को, या जो व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक से जो अर्थ ज्ञात होता है उसे हम व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप लोग याद कर सको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको सफलताएं प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।